हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डेली क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे डेली रूटीन पे कर रहे होंगे, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। आप डीएलएड 2021 बैच के नए बच्चे हैं। आपको चीज़ें अभी लिबरेट करके पढ़नी है कि क्या कैसे आएगा, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे लिखना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं जो डाउट्स के रूप में रहती हैं। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि सिलेबस कवर होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आपको इतना ही आंसर राइट करना है। वरना आप 2 पेज का लिख के चले आइए, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। तो वो चीज़ भी हम इसी के थ्रू समझ लाएंगे और कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हम जब खुद से पढ़ेंगे तो हम उस चीज़ को खुद फाइंड कर पाएंगे कि एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं। और जो क्वेश्चंस है ये डीलेट में ही नहीं, टेट, सुपर टेट, सीटेट में भी आते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर डाल दूंगी लिंक। आप वहां से लेकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नोट्स को अपने प्रिपेयर करिए, मल्टीपल टाइम इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, आपका अच्छा हो जाएगा पेपर, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू बताइए। नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ताकि मुझे पता चले, मैं उस चीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज अपना टॉपिक देखते हैं। आज यहाँ पे हिंदी सेक्शन का एक्सरसाइज दूसरा है, अभ्यास प्रश्न दूसरा है। आप शालिनी डायरेक्ट क्लासेस के साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भाषा किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, हमेशा ग्रामर में हमने ये बात पढ़ी हुई है। सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, लिख कर तथा बोल कर समझाई जाने वाली बात भाषा कहलाती है। जिस बात को हम लिख कर किसी को लेटर के थ्रू, किसी को मेल के थ्रू, किसी को ईमेल के थ्रू, और जिस बात को हम बोल कर सामने या फ़ोन पे या टेप रिकॉर्डर पे या वॉइस मैसेज पे, जिस चीज़ को, जिस मैसेज को, जिस बात को हम किसी को लिख कर और किसी से बोल कर समझाई जाती है, उसको हम भाषा कहते हैं। अगर आपको किसी को कोई बात बतानी है, आप तो इसको आप लिख के एक माध्यम में बता सकते हैं। दूसरा, आपको कोई बात और बतानी है तो एक दूसरा माध्यम आप उसको बोल कर बता सकते हैं। तो अपनी भाषा मतलब लैंग्वेज, इसको दूसरे को समझाने या बताने का सिर्फ 2 ही तरीका, एक या तो आप लिखिए और या तो आप बोलिए। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि लिख कर तथा बोल कर समझाई जाने वाली बात क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पे है, आज का सेकंड क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, शब्द से ही डिफाइन हो रहा है अनेक। अनेक मतलब बहुत सारे। भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार। अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक अर्थ हों। तो क्या कह रहा है कि जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब एक कोई शब्द है, उसके एक से ज़्यादा शब्दों का अर्थ मीनिंग निकलता है तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक शब्द मैंने लिया है कल। तो कल से आप क्या समझ रहे हैं कि पिछला दिन और अगला दिन। इसका ये तो अर्थ होता ही है जो आपको नॉर्मल भाषा में पता है, लेकिन शोर भी होता है, मशीन भी होता है और सुंदर भी होता है, एक्सेट्रा यहाँ पे लगा हुआ है, अभी और भी होता है। तो कल एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब सिर्फ पिछला दिन और अगला दिन ही नहीं है, शोर भी है, मशीन भी है, सुंदर भी है और इत्यादि। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है। जो भगवान कृष्ण है उनकी पर्यायवाची क्या है, उनका दूसरा नाम क्या है। तो उनको हम जनार्दन के नाम से भी जानते हैं। हम उनको कान्हा जी भी कहते हैं और जनार्दन भी कहते हैं, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा इनके आगे भी लगेगा। इनकी बहुत सारी पर्यायवाची है। पर्यायवाची से एक बात ये याद आई कि डीएलएड में लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, शिव जी की, सरस्वती मैया की, इन सब की जो पर्यायवाची है वो ज़्यादा पूछता है। और यही नहीं, और एग्ज़ामों में भी जो देवी देवताओं की पर्यायवाची होती है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने को आती है। एक तो पहली बात तो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए, और जो है उसके बाद इन सब की जो पर्यायवाची होती है वो अक्सर देखते हैं पेपर में, पूछी जाती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टा। आप इसकी मीनिंग जानते हैं। तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। यहाँ पे विलोम होगा, विलोम हो गया है। तो विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम कहते हैं। जो उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे अर्थ का अनर्थ, तो उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शुभ का
शुभ का अपोजिट लाभ होता है, शुभ लाभ, दिन का रात। ऐसे हम वो विलोम शब्द जानते हैं, और विलोम शब्द और पर्यायवाची के जो शब्द है वो बहुत पूछे जाते हैं डीएलएड में। ठीक है बात। आज का 5th क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तुकांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षर और स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। तुकांत शब्द वो होते हैं ऐसे शब्द जिनके उच्चारण की दृष्टि से जब उच्चारण हम करते हैं उस समय समस्त शब्दों में जो समस्त शब्द होते हैं उनके अक्षर में और उनके स्वरों की स्वरों में किसी भी प्रकार की एक रूपता देखने को मिलती है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण में या तो एक जैसे लगेंगे, या अक्षरों में एक जैसे लगेंगे, या स्वरों में एक जैसे लगेंगे, कोई ना कोई उनमें एक समानता ज़रूर पाई जाएगी। वो एक समान लगेंगे, एक समान रूप में आपको लगेंगे, वही आप बता देंगे क्या है, वो तुकांत शब्द हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, रुष्ट। देखिए क्या लग रहा है, रुष्ट, फिर पुष्ट, फिर दुष्ट, ये दा पा रा, ये एक पहला जो वर्ण है यहाँ पे यही एक अलग है, नहीं तो बाद के पीछे के जितने सब बराबर हैं। और जो उच्चारण निकल रहा है वो भी क्या, टा टा टा, रुष्ट पुष्ट दुष्ट, झोंक पोंक टोंक, अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा। देख रहे हैं ये क्या है, ये सारे एक जैसे नहीं लग रहे हैं, इनका उच्चारण डा 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 नहीं लग रहा है, टा टा डा 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 का लास्ट में सही लग रहा है ना, रुष्ट पुष्ट दुष्ट झोंक पोंक टोंक अंडा ठंडा पंडा कंडा, तो ये सब एक जैसे लग रहे हैं, तो यही क्या है, तुकांत शब्द है, जिनका या तो उच्चारण एक जैसा लगेगा आपको, या तो उनके अक्षर एक जैसे लगेंगे, या तो उनके स्वर एक जैसा लगेगा, कोई ना कोई उनमें समानता एक रूपता जरूर दिखेगी। आप समझ जाएगा वो तुकांत शब्द हैं। डीएलएड में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 6th क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? जो हम एक शब्दांश वाला प्रयोग करते हैं, सब शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दांश वाक्यों के लिए एक शब्दांश कहलाता है, वो क्या है? तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त, सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है या एक शब्दांश कहा जाता है। भाषा है उसको स्पष्ट बने की क्लियर एकदम, उसको छोटा बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए वाक्यों का एक शब्द में निरूपित किया गया एक शब्द है कि आप एक वाक्य लिखे हैं, उस वाक्य को आप सुंदर बनाइए, सुसज्जित करिए, स्पष्ट करिए, संक्षिप्त करिए, और फिर उसके लिए उसको आप एक पूरा सही व्यक्त करने के लिए उसके लिए आप एक शब्द का निर्माण कर दीजिए। तो ये क्या है, एक शब्दांश कहलाता है। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त, सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करना। जब हम एक वाक्य को एक शब्द में व्यक्त करने की कला सीख जाते हैं या जानते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो एक शब्दांश कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उदाहरण क्या है, जिसने विवाह ना किया हो वो हम क्या कहते हैं, जिसने विवाह ना किया हो, अविवाहित। ठीक है, अनमैरिड इंग्लिश में। और जिसकी कोई उपमा ना हो उसको हम अनुपम कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको हम अनुपम कहते हैं। इस तरह एक शब्दांश बहुत सारे हैं, डीएलएड में, टेट में, सुपर टेट में, सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 7th क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में तो विराम चिन्ह बहुत पूछा जाता है। तो कितने विराम चिन्ह हैं? तो टोटल 11 विराम चिन्ह, जिनका हम अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक विराम, बहुत सारे विराम के चिन्ह हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है बात, आगे चलते हैं। अभी आप इनको संख्या जानिए कि 11 हैं। आज का 8th क्वेश्चन यहाँ पर है जो मैंने लिया है, वो यहाँ पे है, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। जो अक्षर समूह है, जो अक्षरों का एक समूह है, उनको हम दूसरा नाम क्या देंगे? तो हम वर्णमाला कहेंगे। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्णमाला, पूरे हर एक वर्ण के देखिए आप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ऐसे सारे वर्णों का एक समूह रहता है ना, तो क्या वो वर्णमाला को बनाते हैं। तो अक्षरों के समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला। ठीक है बात, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस का नंबर चेंज हो गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? शा, सीटी वाला, खा, षटकोण वाला,
सा खा शा हा, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। सा खा शा हा, आप इसको जो भी उच्चारित करते हो अपनी भाषा में, उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 पूछा जाता है। ये डीएलएड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा संख्याओं के फॉर्म में, लेकिन ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा या 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछ लेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो आप कमेंट के थ्रू बताइए। आज का यहाँ पे 9th क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। ये ब्राह्मी लिपि से जन्मी हुई है, ब्राह्मी लिपि से इसको बनाया गया है देवनागरी लिपि, देवनागरी। अब देखते हैं कि क्या है इसकी विशेषता। ये पूछा जाता है डीएलएड में, ये आता है देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि सुंदर और एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में लिखा है। जो हमारे मूल साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, जो भी चीज़ें हमारी साहित्यिक टाइप की हमारे भारत देश में है, वो देवनागरी लिपि में ही लिखी गई हैं। क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि ये सुंदर है और स्पष्ट है और इनको मानक भाषा लिपि के रूप में माना भी गया है। तो देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि ये सुंदर है, ये स्पष्ट हैं, इनको लिखने में बहुत कोई तकलीफ नहीं होती है। इनको लिखने के लिए बार बार हमको सिरोरेखा के ऊपर मतलब पेंसिल बार बार नहीं उठानी पड़ती है, हम इसको लिखते चले जाते हैं। इसको हम जो है बाएं से लिखना शुरू करते हैं। बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 10th क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के बारे में क्या अभिप्राय है, वाक्य के बारे में आप टिप्पणी करिए, 2 बातें लिखिए। ऐसे क्वेश्चन हमसे राइज होते हैं। यहाँ पे दिया है मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। मनुष्य का विचारों को पूर्णता लिखित रूप में या मौखिक रूप में व्यक्त करने वाला जो समूह है, जो एक तरीका है, उसको हम वाक्य कहते हैं। अगर किसी को कहना है कि राम जाता है, तो या तो वो बोल के बताएगा, या तो वो लिख के बताएगा, या कोई बात होगी या बता रहा होगा राम कल जाएगा, तो या तो बताएगा सामने या फ़ोन पे या कुछ भी रहेगा। तो वही कह रहा है कि मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप से जो हम व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। क्योंकि आप जब कोई चीज़ बता रहे हैं, आप किसी से कोई बात बता रहे हैं, यहाँ पे समूहों को वाक्य कहते हैं। क्यों? अब राम जाता है, आपको ये बात बतानी है, तो आप राम 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 थोड़ा एक शब्द थोड़ी बुलाएंगे, पूरी बात बताएंगे ना कि राम जाता है, राम जाता है, राम कल आएगा, सीता कल आएगी, सोहन कल खाएगा। तो आप क्या बताएंगे? पूरा सेंटेंस बताएंगे, तभी तो वो वाक्य समझ में आएगा कि आप नाम नाम जपते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो यही क्या है? वाक्य कहलाता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 11th क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। जो लेखन शिक्षण है, जो हम लिखते हैं, वो हम एक विधि के थ्रू लिखते हैं। हम तो अभी सीखे हैं इसलिए हम लिख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में पूछा जाता है। कह रहा है कि लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। ये विधियाँ जब आप प्राइमरी में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसीलिए आपको इस चीज़ को बताया जा रहा है कि आप जब, क्योंकि प्राइमरी में ही नौकरी लगनी है पहले, तो वहाँ बच्चे छोटे छोटे में उनको कैसे सिखाएंगे, तो इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए पहले से। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट जो डीएलएड में, वो यही मेनली फोकस उसका यही है कि आप जब प्राइमरी में पढ़ाने जाएँ तो आप बच्चों के साथ कैसे डील करें, यही बात आपको पढ़ावा के सिखाई जा रही है, यही आपका प्रशिक्षण हो रहा है। ठीक है बात। अब पहली विधि यहाँ पे क्या है? जैकटॉट विधि है। ये टॉट होगा, यहाँ पे रा नहीं टा होगा। ठीक है, बताती चल रही हूँ। जो ये टाइप करते समय मिसप्रिंट हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर मॉन्टेसरी विधि, ये मैडम मैरिया की है, मैंने बताया था अभी। फिर पेस्टोलॉजी की ये विधि है। तो 3 विधियाँ ये इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाने का भी तरीका देखिए, गत्ते वगैरह से का को काट लाइए, या कबूतर का चित्र दिखाइए, या बूंदी बूंदी कर दीजिए, वो उसके ऊपर चढ़ाएं उड़ाएं, ऐसे बहुत तरीके होते हैं। तो 3 जो विधि है वो फेमस है, एक जैकटॉट है, एक मॉन्टेसरी और एक पेस्टोलॉजी है। ठीक है बात, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस के रूप में इसको दिखा दे रही हूँ। आज का 12th क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेखन शिक्षण से क्या अभिप्राय है। जो आप लिखते हैं उसका क्या अभिप्राय है। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। जो भाषा है, भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, जो हम बोल रहे हैं, उनको प्रतीकों में, उनको संकेतों के माध्यम से जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो लेखन कहलाता है। जैसे मैंने बोला, कल मैं कल बाजार जाऊंगी। ठीक है, तो क्या हुआ? मैं जो बात बोल रही हूँ, मेरी ये जो ध्वनियाँ निकल रही, इनको मैंने प्रतीक में यानी कि सिंबल में और संकेतों में
प्रतीक तथा संकेत, आप चाहे जो बोलिए, उसी के माध्यम से लिख कर ये बात बताई। अब ये अभी मैंने बताई, मुझे ये चीज़ को किसी को व्हाट्सअप करना है तो मैं यही लिख, मैं कल बाजार जाऊँगी या मैं किसी से बात कर रही हूँ तो ये बात बताऊँगी ना। तो मैंने क्या किया, जो मेरी ध्वनियाँ थी उनको मैंने प्रतीकों और संकेतों के रूप में निरूपित कर दिया ना, लिपिबद्ध कर दिया ना। माध्यम तो मैंने संकेत और ये प्रतीक का ही यूज़ किया। तो यही लेखन शिक्षण है कि भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज का 13 क्वेश्चन है, लेखन के प्रकार बताइए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, डीएलएड में कई बार पूछा गया है कि आप बच्चे को कैसे, अच्छा ये अभी टेट, सुपर टेट, सीटेट में भी बहुत आता है। तो लेखन के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? एक सुलेख है, एक अनुलेख है, एक श्रुतलेख है। सबसे अच्छा जो होता है जिसमें बहुत बच्चों का विकास होता है, जैसे बच्चे जहाँ सीखते हैं, वो श्रुतलेख है। ठीक है, ये श्रुतलेख है, यानी कि डिक्टेशन सुनकर लिखना। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 14 है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग हमने पढ़ा यहाँ पे कि विराम की संख्या कितनी है, तो 11 है। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ रहा है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो अल्प विराम का जो ये प्रयोग है वो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग अल्प देने के लिए किया जाता है, यानी कि अल्प विराम का पहले आप चिन्ह देख लीजिए, तो ये चिन्ह होता है। ठीक है, अल्प विराम का ये चिन्ह है। जहाँ पे हमें अल्प का मतलब थोड़ा होता है, कोई वाक्य है हमें वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है तो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमें थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, तो रुको मत जाने दो, क्या बोल रहा है कि रुको मत जाने दो। यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग है, मतलब कोई बंदा है वो जा रहा है तो कोई कह रहा है रुको मत जाने दो उसको। ठीक है, दूसरे अर्थों में आप देखिए, रोको मत जाने दो उसे। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई बंदा है वो जा रहा है और आधे लोग चाहते हैं कि जाए, आधे लोग चाहते हैं ना जाए, तो क्या बोल रहे हैं, रोको मत जाने दो उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, विराम चिन्ह का ही जो खेल है इसमें अर्थ को पलट दिया ना। रोको मत जाने दो उसको, रोक लो उसको, जाने मत दो। ठीक है, दूसरा क्या है, रोको मत जाने दो। तो क्या हुआ, सिर्फ ये अल्प विराम का ही गेम यहाँ पे था। अगर ये इधर लगा था तो दूसरा अर्थ, इधर लग गया तो दूसरा अर्थ। तो यहाँ पे क्या, बस थोड़ा सा रुकने के लिए थोड़ा सा रुका और अर्थ चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 15 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश यानी कि कोई भाग या हिस्सा जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, जो लास्ट में जोड़े जाते हैं, ऐड किए जाते हैं वाक्यांश के लेख शब्द में, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम सूक्त कहेंगे। 2018 में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, आपने कभी इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, बस ये चीज़ समझने के लिए और याद करने वाली चीज़ें हैं कि कोई ग्रंथ है, उसका जो बचा हुआ टुकड़ा या अंश या भाग है प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए, तो उसको हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस है, आवर्चन का उचित क्रमशः विलोम बताइए। आवर्चन और उचित का हमको विलोम बताना है। 2017 और डीएलएड 2018 में ये बात पूछी गई है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवर्चन का विलोम प्राचीन होता है, उचित का अनुचित होता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। विलोम पर्यायवाची तो आप अभी से याद करिए, हर एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको बहुत याद हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, हस्त स्वर किसे कहते हैं? इसके पहले हमने दीर्घ स्वर के बारे में डिस्कस किया था पहले वीडियो में, पहले एक्सरसाइज में। आज हम हस्त स्वर के बारे में देख रहे हैं, बीटीसी 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या कह रहा है कि जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें, उनकी मात्रा में हम उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे, तो एक मात्रा का समय लगे, उनको हम हस्त स्वर कहते हैं। कम समय लगे एक बात, दूसरा एक मात्रा का समय लगे तो हम उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, इनकी संख्या कितनी है, 4। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। यहाँ का 18 क्वेश्चन आज का है कि ऊष् व्यंजन की संख्या लिखिए। ऊष् व्यंजन क्या है? ऊष् व्यंजन जिन वर्णों, यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती, उन्हें ऊष् व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। पहली बात, ऊष् व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे है कि हवा जो है वो मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, रगड़ती हुई निकलती है,
उन व्यंजनों को हम मूष व्यंजन कहते हैं, जैसे शाखा शाहा, शाखा शाहा। इनकी संख्या कितनी है? 4। पहले ऑब्जेक्टिव के रूप में संख्या पूछ लेगा या उदाहरण के रूप में पूछ लेगा, और आपसे जो 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है वो ऐसे यहाँ पे पूछेगा ऊष्म व्यंजन की संख्या लिखिए, आप बताएंगे 4। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है वो रगड़ खाती हुई या धीरे धीरे निकलती है, या गर्म वायु जो निकलती है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म वायु निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? शाखा शाहा। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है बात। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया जो पेपर में पूछे गए हैं, कुछ उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को लिया। ऐसे ही क्वेश्चन राइज होती हैं, हमेशा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो छोटा है, अब आपको उसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं कुछ दिनों में पेपर भी पुराने करवाऊंगी ताकि आपको और आइडिया लग जाए, तो आप उसी टाइप से अच्छे से तैयारी कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट आप ज़रूर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। देखने के लिए थैंक यू सो मच।